हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अभी जो हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक को देख रहे हैं, इंडियन ग्रे वुल्फ। इंडियन ग्रे वुल्फ एंड व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों है? कई बार ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन रहता है कि लोगों के दिमाग में कि वुल्फ एंड फॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वुल्फ ध्यान से रखेंगे तो डब्ल्यू लेटर बहुत बाद में आता है, एफ लेटर शुरुआत में आ जाता है। तो वुल्फ थोड़ा सा आपको इसकी जो लेंथ होती है जो बड़ा भी होता है, और थोड़ी सी इसकी हाइट भी क्या होती है, बड़ी होती है। और फॉक्स में इसकी लिटिल बिट छोटी होती है। तो ये एक डिफरेंस है। और उसके अलावा थोड़ा सा उसके पॉज के कलर और ये सब के कलर में थोड़ा सा ये देखा जाता है कि अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। तो अभी हम लोग, और ये जनरली इनके पॉ वगैरह जो होते हैं ग्रे कलर के, थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं। और फॉक्स में चले जाएं तो थोड़ा सा डार्क कलर आ जाता है इनके पॉज वगैरह का। तो ये बेसिक डिफरेंस है। थोड़ा सा ये लेंथ को और हाइट को थोड़ा समझ लें आप लोग, एक जैसे दिखने वाले होते हैं थोड़ा बहुत। The Indian grey wolf is gaining attention due to its crucial role in maintaining ecological balance in its habitat by preying on weaker and sick animals, thereby acting as nature's culling agent in the rugged terrains of central Karnataka. तो यहाँ पे जो कलिंग नेचर कहने का मतलब है, कलिंग एजेंट कहने का मतलब है कि एक तो पहला ये ग्रुप में अटैक करते हैं और साथ में इनका अपना ग्रुप भी बढ़ने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर और सेंट्रल कर्नाटका में इनके पॉपुलेशन की बात की जाए तो रग टेरेन में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये किसको अटैक करते हैं? वो उस अपने अपने हैबिटाट में जहाँ रहते हैं उसमें उस प्रकार के शिकार को ढूंढते हैं जो कमज़ोर हो, जो बीमार हो। अबाउट इंडियन ग्रे वुल्फ। द इंडियन ग्रे वुल्फ is a subspecies of the grey wolf found in regions from Southwest Asia to the Indian subcontinent. जो इंडियन ग्रे वुल्फ है ये एक स्पेसीज, वुल्फ स्पेसीज के अंदर सब स्पेसीज है ग्रे वुल्फ। और ये जो पाया जाए भारत में जो देखा, जिनका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो साउथ वेस्ट एशिया, जो साउथ वेस्ट एशिया है जिसमें कि आप लोग कह सकते हो जहाँ पे मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है जो कि आपको जो आज के डेट में ईरान वगैरह ये सब जो देख रहे हैं, ये सारा जो इजराइल वगैरह ये साउथ वेस्ट एशिया है, वहाँ से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ये इंडियन ग्रे वुल्फ आपको ये मिल सकता है। दिस वुल्फ टिपिकली ट्रेवल्स इन स्मॉलर पैक्स कंपेयर टू अदर वुल्फ स्पेसीज एंड इज नन फॉर बीइंग लेस वोकल। तो ये छोटे से झुंड में चलते हैं, टिपिकली ट्रेवल्स इन स्मॉलर पैक्स कंपेयर टू अदर वुल्फ स्पेसीज, दूसरे वुल्फ स्पेसीज के तुलना में। दे आर प्राइमरली नॉकटर्नल हंटर्स एक्टिव फ्रॉम डस्क अनटिल डॉन। मतलब ये कि रात के समय में ये हंट करते हैं अपने प्रे का, जनरली जब शाम हो जाता है और सुबह होने से पहले, इन दैट पीरियड। यदि इनके अपीयरेंस की बात करें, द इंडियन ग्रे वुल्फ इज ऑफ मीडियम साइज पोजीशन्ड बिटवीन द टाइबेटन एंड अरेबियन वुल्फ्स। तो तिब्बत के जो वुल्फ हैं और जो अरब के वुल्फ के बीच के साइज के होते हैं, मिडिल में। ड्यू टू इट्स एडेप्टेशन to warmer climate, it lacks the dense winter coat found in the Tibetan wolf. Tibetan wolf के चारों तरफ अपने बॉडी पे बड़े बड़े अच्छे खासे फर और बाल दिखेंगे और अरेबियन वाले में नहीं रहेंगे। तो इनके बीच में इनमें जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं वो कम होते हैं क्योंकि ये गर्म में है। हैबिटाट देखा जाए तो these wolves are found in regions characterized by scrub land, grassland and semi-arid पेस्टोरल लैंड। तो स्क्रब लैंड का मतलब होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे झाड़ी है जो कि 4 फीट 5 फीट 10 फीट तक के जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ग्रासलैंड आप समझते हैं। वहाँ पर जो बड़े बड़े ग्रास होते हैं वहाँ, और सेमी एरिड पेस्टोरल रीजन जहाँ पर ना तो ज़्यादा बारिश होती है ना तो कम बारिश, मतलब कि सेमी एरिड पेस्टोरल रीजन पानी की भी व्यवस्था हो सके। तो ये स्क्रब लैंड में जो, जैसे आप एक प्लांट देख रहे हैं जो लगभग आपके घर की छत के बराबर ऐसे प्लांट हों, ट्री ना हो, तो स्क्रब लैंड में ज़्यादा, ग्रास लैंड में ज़्यादा और सेमी एरिड पेस्टोरल लैंड में ज़्यादा होते हैं। इनका यदि डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो द इंडियन ग्रे वुल्फ हैज़ अ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंड्स टू द इजराइल। मतलब आप देखें कि साउथ वेस्ट एशिया में इजराइल से लेकर इंडिया और आपको बांग्लादेश और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज आते हैं वहाँ तक आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। करंट एस्टिमेट्स suggest a population around 3,000
population around 3000 individuals in India with some residing in captivity। और ये भारत में लगभग 3000 इनकी पॉपुलेशन है जो कि जंगलों में है, और इसके अलावा भी कुछ कैप्टिविटी मतलब लोग अपने पास रख रहे हैं, मतलब वो चाहे किसी तरीके से जाली में रख कर कैसे। कंजर्वेशन स्टेटस इनकी बात की जाए तो ये किस तरीके से IUCN रेड लिस्ट में कहाँ है। साइट्स, IUCN रेड लिस्ट तो आपको जान रहे हैं, साइट्स का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसिस। तो इसके लिए होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत का 1972 है, जिसमें शेड्यूल बांटा गया है। शेड्यूल 1 को सबसे टॉप पे रखा जाता है, शेड्यूल 2 से नीचे इस तरीके से है। तो IUCN रेड लिस्ट में यदि हम देखें कि ये कहाँ पर इसका कंजर्वेशन लिस्टेड एज अ लिस्ट कंसर्न indicating that the species is not currently at risk of extinction। यदि आप हम लोग यदि IUCN रेड लिस्ट में देखें तो एक एक्सटिंक्ट होता है, फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्टेट होता है ये वाले, और वाइल्ड स्टेट मतलब कि वाइल्ड स्टेट से ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद आपका थ्रेटेंड स्पेसीज स्टार्ट होते हैं, जिसमें आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज देखते हैं, फिर एंडेंजर्ड आता है, और फिर उसके बाद वल्नरेबल आता है। तो ये वल्नरेबल, तो ये जो है थ्रेटेंड स्पेसीज में आ जाते हैं 3 लेयर कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो होते हैं इनके पास एक्सट्रीम रिस्क होता है कि आने वाले समय में ख़त्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। एंडेंजर्ड वाले में वेरी हाई रिस्क होता है, उससे थोड़ी कम चांस होते हैं ख़त्म होने के, लेकिन होते हैं चांस ज़्यादा। वल्नरेबल में उससे थोड़े कम, लेकिन तीनों में ही ज़्यादा चांस होता है कि जल्दी ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इनको बचा के रखना है। इसके बाद आपका एंटी मतलब नियर थ्रेटेंड, मतलब ये जो हैं इसके ऊपर में जाने वाले। इसके बाद आपका होता है लिस्ट कंसर्न, मतलब इसके पॉपुलेशन ठीक ठाक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो IUCN रेड लिस्ट जो इसको लिस्ट कंसर्न के कैटेगरी में डालता है। नेक्स्ट वन इज साइट्स included in Appendix 1 signifying that the faces a high risk of extinction in the wild। लेकिन जहाँ तक साइट्स इसको बोल रहा है कि ये जो है कि एक्सटेंशन के लिए कर रहा है, इसलिए अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, नहीं तो इसे अपेंडिक्स 2 में। तो साइट्स के अकॉर्डिंग इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और देखा जाए इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये भी इसे क्लासिफाइड कर रहा है अंडर द शेड्यूल 1 एंड ऑफरिंग इट द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। इसे भी कहीं ना कहीं एक्सटेंशन के ज़्यादा चांसेस है तो इसको यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा IUCN रेड लिस्ट इसे लिस्ट कंसर्न में डाल रहा है। थ्रेट्स देखा जाए इसको लेकर, द प्राइमरीली थ्रेट्स टू द इंडियन ग्रे वॉल्फ इंक्लूड हैबिटेट लॉस एंड डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे स्पेसीज। इनका एक तो इनके हैबिटेट जो जंगलों को कम किया जा रहा है, जो वेस्टर्न घाट पे भी देख रहे हैं आप, जो घास का मैदान है चाहे सेमी एरिड रीजन है, इसमें इसको कम किया जा रहा, काटा जा रहा है। तो इस कारण से और पॉपुलेशन के लिए सेटलमेंट बढ़ते जा रहा है, मतलब शहर का शहरीकरण, अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग। तो उसकी वजह से इनकी जो एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा है, साथ में जब हैबिटेट होगा तो जो जिनको खाते थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो उनकी भी जो प्रे स्पेसीज है जो कि उनको अवेलेबल होता था खाने के लिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो देयरफॉर इनका जो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं अंडर द थ्रेट है।